नंबर सिस्टम। नंबर क्या होता है? संख्या। नंबर क्या है? संख्या। ठीक है। और सिस्टम होते हैं पद्धति। पद्धति तो संख्याओं की एक पद्धति होती है भाई। पद्धति तो सभी का होता है, सिस्टम सबका होता है। सिस्टम का मतलब किसी को अरेंज करना। तो अब नंबर्स को अरेंज कैसे करते हैं वो इस नंबर सिस्टम में सीखते हैं, कैसे कैसे सवाल पूछे जाएंगे। अच्छा देखो, एक बात देखो, संख्या क्या है और एक साइड में शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं अंक, तो इसे थोड़ा सा सीखना जरूर पड़ेगी। अंक और संख्या। अंक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डिजिट। ठीक है। और संख्या को क्या बोलते हैं? नंबर। तो जैसे मान लो कि नंबर क्या है, अंक क्या है। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये आपकी क्या है? 2, तो 2 आपका संख्या भी हो जाएगा, लेकिन ये कितना अंक है? 1 अंक है। तो अपने अंक कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल कितने अंक हैं अपने पास? 10 है। कितने हैं? 10। इन्हीं 10 का इस्तेमाल करके मैं दुनिया की सभी संख्याएं बना सकता हूं, नहीं बना सकता हूं। तो इसी को कहते हैं डेसिमल पद्धति, डेसिमल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ठीक है, हाँ ठीक है, डेसिमल सिस्टम। ठीक है ना। तो इसी को डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब है क्या डेसिमल का मतलब? 10 अंक। फिर टोटल कितने अंक हैं? 10 हैं। डेसिमल, डेसिमल मतलब 10 डिजिट है। तो ये अंक होते हैं। अब जैसे मान लो कि कोई मैं आपको लिखूं, ये क्या लिखा है? 24। तो ये अंक है या संख्या है? संख्या है। लेकिन इसमें अंक कितने हैं? 2 अंक है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये आपका क्या है, तो ये भी आपकी क्या है? संख्या है। लेकिन कितने अंकों की है? 4 की है। तो अंक इसमें 4 है, संख्या 1 है। ठीक है। तो ये कितने अंकों की संख्या बोलोगे? 4 की। इसको कितने अंकों की? 2 की। ये कितने अंकों की? 1 अंक की। ऐसे तो बताओगे नहीं बताओगे? तो इनको एक अरेंज करने को, नंबर्स को अरेंज करने का जो सिस्टम है उसी बोलते हैं नंबर सिस्टम। ठीक है। अब इतने अंक हैं, ये संख्याएं हैं। अब देखो, मैं थोड़ा और आपको एक्सप्लेन कर दूं, फिर थोड़ा इस पे चलेंगे। ठीक है, इकाई अंक पे। देखो, नंबर सिस्टम जो है वो आपका शुरुआत कहां से होता है? देखो, मैं आपके नंबर सिस्टम के 2 पार्ट्स आपको बांटता हूं। थोड़ा ज्यादा नॉलेज नहीं बताऊंगा, लेकिन बेसिक बेसिक बताता हूं। नंबर सिस्टम के 2 पार्ट्स होंगे। एक होता है वास्तविक संख्या। कौन सी होती है? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक। और एक होती है काल्पनिक। कौन सी होती है? काल्पनिक। ठीक है। इंग्लिश में वास्तविक को क्या बोलते हैं? रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल। और इसको बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है। ये आपकी वास्तविक है, वो आपकी काल्पनिक है। ठीक है। अब वास्तविक में क्या होगा और काल्पनिक में क्या होगा? वास्तविक वो संख्याएं होंगी जो किसी भी नंबर लाइन पे आप लिख सकते हो। नंबर लाइन सीखा है ना, क्लास 9th में पढ़ा होगा। नंबर लाइन एक रेखा होती है जहां पे इधर क्या होता है? 0। आपने देखा होगा इधर क्या होता है? +1, +2। ऐसे ही तो होता है कि नहीं होता है? और इधर क्या होता है? -1, -2, -3। ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? तो इसे क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। क्या बोलते हैं? नंबर लाइन। जितनी भी संख्याएं हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर सकते हो, प्रेजेंट का मतलब दिखा सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो सभी संख्याएं किसमें होती हैं? वास्तविक होती हैं। और जिन्हें नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं वो क्या होती हैं? काल्पनिक होती हैं। क्या होती हैं? काल्पनिक। अब जैसे क्या क्या है इसमें देखो, मान लो जैसे 1, -5। भाई 1 है तो आप बता दोगे ना, 1 ये रहा, -5 इधर ही होगा कि नहीं होगा? अब मैं आपको कहूं कि 2.4, तो 2.4 आपका 2 और 3 के बीच में कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? ठीक है। उसके बाद मैं आपसे कहूं 5/7, -8/7, तो ये भी सब नंबर लाइन पे 5/7 है। तो 5/7 करोगे तो 0.7 का लगभग आंसर कहीं होगा कि नहीं होगा? तो ये सब नंबर लाइन पे आप डिनोट कर सकते हो। पॉइंट हो, डेसिमल हो, डेसिमल 5-6 है तो डेसिमल 5-6 कहाँ हो जाएगा? 0 और 1 के बीच में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये सब नंबर लाइन पे आप डिनोट कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अरे बोलो, इन्हें नंबर लाइन पे आप दिखा सकते हो नहीं दिखा सकते हो? इवन रूट में भी आ जाए, जैसे √5, √7, तो ये भी सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक। अब काल्पनिक क्या होती हैं? काल्पनिक आपने देखा होगा ऐसा आ जाए -7, रूट के अंदर माइनस आया, तो मुझे बताओ
7 तो ठीक है, समझ में आएगा, लेकिन किसी का माइनस आ सकता है क्या? नहीं। तो ये आपका एक 11th या 12th में टॉपिक मिलता है, 11th में जाके, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। तो उसका रूल होता है, तो जैसे ये होता क्या है, रूट -1 और गुणा में क्या लिख दें? 7। और हमेशा ध्यान रखना इस -1 का क्या होता है? आई होता है। क्या होता है? आई। और फिर आई स्क्वायर करते हैं तो उसे बोलते हैं -1। लेकिन ये अभी आपके कोई काम की चीज है नहीं, कि उतना एडवांस की जरूरत है नहीं अपने को। बस ये ध्यान रखना काल्पनिक संख्याएं जो होती हैं, जो बीच रूट में क्या हो, माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हो, आपसे पूछे रूट 5 है, तो बोलो ये वास्तविक है काल्पनिक है? तो आप बोलेंगे सब काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। ठीक है, इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे रूट 5 आई। क्या लिखेंगे? रूट 5 आई। ठीक है ना, आयोटा बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? आयोटा। ठीक है ना, आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयोटा। लेकिन इसकी कोई जरूरत आपके स्टैंडर्ड पे बिल्कुल है नहीं, तो इसकी जरूरत आप नहीं है। आप केवल जरूरत किसकी समझें? वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, जिन्हें आप किस पे लिख सकते हो? नंबर लाइन पे लिख सकते हो। किस पे लिख सकते हो? नंबर लाइन। चाहे वो पूरी कंप्लीट नंबर हो, चाहे माइनस में हो, ठीक है, चाहे दशमलव में हो, चाहे सही बट्टे में हो, चाहे रूट में हो, तो ये सब कहाँ लिख सकते हैं हम? नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं? नंबर लाइन पे लिख सकते हैं। क्लास 9th का टॉपिक है ये, अब चेक करना जाके, उसी में है ये। देखा वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या समझ में आई कि नहीं है? अब अपन लोग एक और आगे की बात करते हैं, इस वास्तविक संख्या की बात करेंगे। तो अब रियल नंबर्स की बात जब हम करेंगे, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, तो रियल नंबर्स के फिर से 2 भाग हम कर लेंगे। फिर से कितने भाग करेंगे? 2 भाग। और रियल नंबर के 2 भाग होंगे, एक होता है रेशनल नंबर। कौन सा होगा? एक रेशनल नंबर, और एक होगा इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल। या इसे ऐसे लिख लो, रेशनल। 2 भागों में से आप बांटोगे, और इसे ऐसे लिखोगे, एक साइड लिखोगे पूर्णांक। क्या लिखोगे? पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब इसको बोलते हैं इंटीजर नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ठीक है, इधर क्या बोलेंगे? पूर्णांक। और एक साइड आप लिख लेंगे दशमलव। क्या लिख लेंगे? दशमलव लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? दशमलव। डेसिमल एक साइड हो जाएगा, पूर्णांक एक सब। जैसे मतलब पूर्णांक का मतलब क्या होगा रियल में? देखो, पूर्णांक का मतलब है कि जैसे +0 यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, तो इसे क्या बोलेंगे? +1। यहाँ बोलेंगे +2, यहाँ बोलेंगे +3, यहाँ बोलेंगे +4। ऐसे तो लिखोगे नहीं लिखोगे? बताओ, है ना। और यहाँ लिखेंगे -1, -2। तो ये पूर्ण अंक है कि नहीं? पूर्ण अंक का मतलब है पूर्ण अंक। पूर्ण अंक, तो ये पूर्ण अंक है कि नहीं है? तो ये पूर्ण अंक है। अब इस पूर्ण अंक में ही हमारा काम अभी है। अभी दशमलव वाले को एक बार आप छोड़ो, क्योंकि जब हम इसको भिन्न में पढ़ेंगे तो हम बताएंगे, लेकिन अभी आप इसको समझो, है ना, क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तो ठीक नहीं है। अब पूर्णांक में हमारा काम अभी फिलहाल है जो हमें समझना है। देखो, पूर्णांक का मतलब क्या है कि 0 के इधर वाले जो नंबर हैं, ध्यान से देखना, 0 के इधर वाले जो नंबर है, 0 के इधर वाले, है ना, इनको क्या बोलेंगे? धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलेंगे? पूर्णांक। ठीक है ना, इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। सही है। ये 0 के इधर वाले हैं, इनको क्या बोलेंगे? धनात्मक। और 0 के इधर वाले हैं ऋणात्मक पूर्णांक। समझ में आ गई पहली बात? अरे बोलो, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक है और ये हमारे ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब यहीं से पूरी बात हमें समझनी है जो हम आपको समझाना चाहते हैं। तो धनात्मक का मतलब 1 से लेकर उधर, और ऋणात्मक का मतलब 1 से। और ये जितना लिखे हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। तो अब अपनी हेडिंग लगेगी पूर्णांक संख्याएं क्या होंगी। तो पूर्णांक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इंटीजर। तो इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या होते हैं? -∞ से +∞ तक होते हैं कि नहीं होते? बताओ। आप यहाँ पे चले आओगे, डॉट 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 करते कहां तक जाएगा? माइनस। और ऐसे यहां भी जाओगे तो कितना? प्लस। बस उधर प्लस का होगा और इधर माइनस का। तो पूर्णांक संख्याएं समझ में आ गई। -∞ से कहां होती हैं? +∞। अब ध्यान रखना, जो अगर इसमें 0 को शामिल कर लो धनात्मक वाले में, किसको शामिल कर लो? धनात्मक वाले में। अगर 0 को शामिल कर लेंगे तो ये जो संख्याएं होंगी इधर वाली, इन्हीं को बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं बताओ क्या होंगी? पूर्ण संख्याओं का मतलब इंग्लिश में क्या होता है? होल नंबर। क्या होता है? तो होल नंबर कहां से शुरू होता है? 0, 1, 2 और डॉट 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 कहां तक? अनंत।
समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? ठीक है, सब उसी से देखो खेल होगा। तो ये पूर्ण संख्याएं होगी कि नहीं होगी? अब अगर मैं केवल जीरो को छोड़कर काउंट कर लूं, धनात्मक संख्याएं, धनात्मक जो पूर्णांक है उन्हें काउंट करें, तो एक से लेकर चालू हो गए कि नहीं हो गए यहां से यहां तक? तो इन्हीं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? और नेचुरल नंबर शुरुआत कहां से होगा? 1 2 3। समझ गए नहीं समझ गए? अरे बोलो। ठीक है, ये तो क्या क्या हो गया? पूर्णांक हो गया, पूर्ण हो गया और प्राकृतिक हो गया। तीन बातें समझ में आई कि नहीं आई? उसके बाद हम लोग इसी में एक बात करेंगे, सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। इंग्लिश में सम को क्या बोलेंगे? इवन। तो इवन संख्याएं वो होती हैं, इवन धनात्मक होंगी ऋणात्मक दोनों साइड हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इवन संख्याएं वो होती हैं, आपने पढ़ा होगा, जो किससे पूरी पूरी विभाजित होते हैं? 2 से। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। तो कौन कौन सी सम संख्याएं होंगी? 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक, ऐसे चला जाएगा। अब आपकी बात करें विषम संख्या, तो विषम संख्याओं की शुरुआत ऑड बोलते हैं, तो कहां से शुरू होगा? 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो विषम होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई। उसके बाद इतनी बात हमने आपको समझा दी, और अब की बार 4 5 होगी। अब आपकी एक और बात बची, अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में क्या बोलोगे? प्राइम नंबर। क्या बोलोगे? प्राइम। तो बताओ अभाज्य संख्याओं की कंडीशन क्या होगी? बताओ मेरे साथ आप थोड़ा। अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनके गुणनखंड कितने होते हैं? 2 होते हैं। पूछा जाता है कितने गुणनखंड होते हैं? क्यों? क्योंकि आप कैसे पढ़ते हो कि अभाज्य वो संख्याएं होती हैं जो या तो खुद से घटती हैं और या अपने एक से घटती हैं, या तो एक से घटे या खुद से घटे। तो एक से घटे और खुद से घटे तो कितने गुणनखंड हो गए? 2 हो गए कि नहीं हो गए? तो इसीलिए आप लोग एक गलती करते हैं कि एक जो होती है वो अभाज्य संख्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक के 2 गुणनखंड, एक खुद से भी कट गई और एक का एक से भी कट गई, तो गुणनखंड 2 कहां है? इसका कितना ही है? 1 है। इसलिए गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं होती है। कौन होती है? 2 होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। फिर कौन है? 3। फिर कौन है? 5। सही है क्या? फिर कौन है? 7। और डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। ठीक है। उसके बाद थोड़ी इसमें और एडिंग करना कि अगर मैं पूछूं कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य होंगी? हाँ, बहुत अच्छे। तो 1 से 100 तक में जो अभाज्य होंगी वो कितनी होंगी? 25। 1 से लेकर 200 में कितनी होंगी? 46। कितनी? और 1 से 1000 में कितनी होंगी? 168। कितनी होंगी? 168। तो ठीक है, तो 1 से लेकर 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं बोलो? 25। 1 से 200 तक में, 1 से 1000 तक में 168। ठीक है। और भी, चलो इतना आपको समझ में आया कि नहीं पहले बताओ? तो ये हमने केवल संख्याएं आपको समझाई। ये पार्ट्स अभी मैंने टच नहीं किया है जानबूझ के, क्योंकि जब हम इसको फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब इसको हम टच करेंगे चल के। ठीक है, तो हम आपको वहां पे फिर लिंक करेंगे, नहीं तो फिर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि अभी ये इसको समझोगे तो उसको समझोगे। ठीक है, तो ये हम दशमलव पूरी बात सीखेंगे, जिसमें शांत आवर्ती शांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं उनको सीखेंगे चल के। तो इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं नंबर्स का खेल क्या है? ठीक है, तो मैंने आपकी जो काम की चीज क्या थी, मैंने आपको पीछे से क्या सिखाया कि इकाई अंक अभी तो हम करेंगे बाद में। हमने कहा संख्या पद्धति की शुरुआत कहां से होती है? वास्तविक और क्या होती है? काल्पनिक। वास्तविक वो संख्याएं होती हैं जिन्हें आप नंबर लाइन पे क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो। और जो नंबर लाइन पे डिनोट नहीं होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? काल्पनिक कहते हैं। फिर मैंने क्या सिखाया आपको कि रियल नंबर्स के कितने भाग हैं? एक दशमलव होता है और एक पूर्णांक होता है। तो दशमलव हम किस में देखेंगे? भिन्न के रूप में देखेंगे, जिसमें परिमेय अपरिमेय भी हम डिस्कस करेंगे। और पूर्णांक में क्या क्या है कि पूर्णांक का मतलब 0 यहां पे होगा, इधर पॉजिटिव होगा और इधर नेगेटिव होगा। ये नंबर लाइन होती है। तो नंबर लाइन में पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण अंक होना चाहिए, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो नेगेटिव हो। तो पूर्णांक कहां से होता है? माइनस से लेकर प्लस तक। इसके बाद हमने कहा पूर्ण संख्या क्या होती है? तो पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक। प्राकृतिक संख्या कहां से होती है? 1 से लेकर अनंत तक। सम संख्याएं 2 से 4 से आगे तक। विषम कहां से? 1 से। अभाज्य कहां से? 2 से। उसके बाद 1 से 100 तक अभाज्य कितनी होती हैं? 25। 1 से 200 तक 46। 1 से 1000 तक 168 होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? बेसिक नॉलेज क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो मैं चाहता हूं ये बात आप कॉपी कर लो, अगर चाहो तो पीछे कर लो, है ना? जल्दी से करो, है ना? क्या सिखाया? जिन्हें आप किस, ये कौन सी लाइन होती है? नंबर लाइन होती है। कौन सी होती है? नंबर लाइन होती है। ठीक है, अंक संख्याओं के अंतर समझ में आ गया? जल्दी से करो फटाफट।
आगे कर लो बेटा, कर लो आराम से कर लो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इतनी नॉलेज आपको हो गई तो कोई पूछेगा ना उससे तुम फंसा दोगे, लेकिन तुम्हें वो नहीं फंसा पाएगा, ठीक है। इतनी नॉलेज हो गई। रियल नंबर्स जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, रियल्स में क्या होगा, कोई भी कंप्लीट हो जाए, माइनस में भी हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, सही बट्टे में भी, भाग भिन्न में भी हो सकता है, ठीक है, दशमलव में, रूट में भी हो सकता है। तो ये सब क्या हुआ, नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। और जो नंबर लाइन पे डिनोट नहीं होंगे उनको क्या बोलते हैं, काल्पनिक, जिसमें रूट के अंदर क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर रियल नंबर्स के मैंने कितने भाग बताए, दो, एक दशमलव होगा और एक पूर्णांक होगा, एक इंटीजर होगा और एक डेसिमल होगा। क्या होगा, इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो फिर हमने अभी इसको टच नहीं किया, हमने कहा उसको हम बाद में कभी डिस्कस करेंगे। आगे चल के पूर्णांक अपना क्या होगा, पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक का मतलब कंप्लीट नंबर लेना है। तो कंप्लीट नंबर जब हम लेंगे तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पूर्णांक क्या है, जीरो से इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। तो इधर वाले लेंगे तो पॉजिटिव है, इधर वाले नेगेटिव है। तो पूर्णांक क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। उसके बाद इधर वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक है और इधर वाली संख्या है ऋणात्मक। अब धनात्मक में जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्याएं बनेंगी। जीरो को छोड़ देंगे तो प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याओं के बाद सम, सम के बाद विषम और विषम के बाद अभाज्य है, ठीक है ना। और 1 से 100 तक कितनी अभाज्य हैं, 25। 1 से 100 तक, 200 तक 46 और 1 से 1000 तक 168, ठीक है। और अभी हम इसमें डिस्कस करते हैं, इतनी बात हमने आपको कर ली। क्लियर है। अब देखो, एक और मैं थोड़ा सा पेज ले रहा हूं, यहाँ पे एक बात बता रहा हूं, यहां से सवाल आया, अभाज्य संख्याओं की बात जब कर रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, और एक पूछ रहा हूं, ये सवाल दोनों आ चुके हैं तो मैं इनको यूज कर रहा हूं, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताओ। अब ये रट्टा मारना पड़ेगा, नहीं तो वहां टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये पूछा गया इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो 2 अंक आपके लास्ट तक कहां, 99 तक ही होंगे कि नहीं होंगे, तो 99 तो है नहीं, कि 99 तो कट जाएगी 11 से, 98 भी नहीं है, तो फिर 2 अंकों की सबसे बड़ी कौन होती है, 97 होती है, ध्यान रख लेना, सीधा पूछा गया सवाल है, कितनी होती है, 97। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है तो आपकी होती है 997। कौन सी होती है, 997, याद रखना। और 2 अंकों की सबसे, सॉरी 2 की मतलब 3 की, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होती है 101। कितनी होती है, 101 सबसे छोटी। और 2 अंकों की सबसे छोटी, तो 2 अंकों की तो बताइए है भाई, सबसे छोटी कौन होती है 2 अंकों की, 11 होती है। कौन होती है, 11 होती है, ठीक है। तो ये याद रख लेना, सवाल कभी कभी इनसे सीधे सीधे पूछ लेता है आपसे।
कर लोगे? ठीक है, चलिए, तो इतनी बात भी आपको क्लियर है कि नहीं है? अब अपने टॉपिक पे लौटते हैं, इकाई अंक ज्ञात करना। तो चलो थ्योरी पहले समझते हैं, फिर सवाल आपको कराते हैं। तो अब अपना टाइप फर्स्ट इस नंबर सिस्टम में करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे इकाई अंक ज्ञात करना। कौन सा याद करना? इकाई अंक ज्ञात करना। पहले मैं आपको समझा रहा हूं, फिर सीधे सवाल कराएंगे। इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है, इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखो, इकाई अंक ज्ञात करना में आपको एक बात समझ में आ रही है, जैसे इकाई होती क्या है। जैसे मान लो कहा मैंने 2 1 7, ठीक है, तो इकाई कौन सी है? 7 है। तो इस एक को ही हम क्या बोलते हैं? 7 को ही हम बोलते हैं इकाई अंक। इसको ही हम क्या बोलेंगे? इकाई अंक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इकाई अंक समझ में आई नहीं आई? अब बेसिक बेसिक सवाल क्या है, जैसे मान लो कहीं पे आपको जोड़ने की बात करें, मैंने कहा 217 414 511 613 का इकाई अंक बताओ। कौन सा अंक? इकाई अंक, ठीक है ना? कौन सा अंक बताना है? इकाई। तो देखो, आपको केवल इकाई का मतलब इस 7 को लिख लो, 4 को लिख लो, 1 को लिख लो और इस 3 को लिख लो। तो क्या है? 7 4 11, 1 12, 12 और 3 15, और 15 की क्या इकाई है? 5। तो इस सवाल का आंसर कितना है? 5 है। या आप ऐसे भी जोड़ लो, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 7 15, 15 का पीछे क्या होता है? 5 होता है। तो इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। ठीक है। अब जैसे मान लो कि एक मैं आपको गुणा में दूं, 215 213 111, मैंने कहा इसकी इकाई बताना। तो इसका मतलब गुणा है, तो 5 गुणा 3 गुणा 1, 5 3 15, 15 एकम 15, तो 15 के पीछे भी क्या आएगा? 5। तो इसका इकाई अंक कितना आ गया? 5। तो बेसिक बेसिक आइडिया लगा कि नहीं लगा, इकाई होती क्या है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम इसके आगे चलेंगे, कुछ केस सीखेंगे। अभी तो ये तो मैंने केवल आपको बिल्कुल बेसिक आइडिया बता दिया कि इकाई अंक होती क्या है और बेसिक कैसे करते हैं। अब देखो, जैसे इकाई अंक में कुछ केस आपको पढ़ा रहा हूं, कुछ केस याद करने हैं। अगर कभी 5 के साथ सम संख्या का गुणा हो, किसका हो? सम। अगर 5 के साथ किस संख्या का गुणा हो? सम का। तो हमेशा उसका यूनिट डिजिट समझ लोगे ना, यूनिट डिजिट को ही हम क्या बोलेंगे? इकाई है। तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या होगा? क्यों होगा? क्योंकि आप चेक करना, 5 के साथ अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा? अगर मैं 5 के साथ कोई भी सम संख्या 6 का करूंगा तो 6 पंजे 30, तो जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, है ना? ठीक है ना? तो ये फैक्ट होता है, 5 के साथ अगर हम किसी सम संख्या का गुणा करेंगे तो इकाई में, तो 3 सम नहीं है ना, सम लेना है। सम तो समझ रहे ना, 2 4 6 ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि 5 का गुणा सम के साथ ना करके आप किसके साथ करो? विषम संख्या के साथ करो। तो फिर इकाई में आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 5। चेक करो, 5 का गुणा 1 में करो, विषम में होगा तो भी देखो 5 ही आएगा। चाहे आप जो दिल करो, 5 का गुणा आप 7 में कर लो, 7 विषमित होती है कि नहीं होती है? तो आपका 35 के पीछे भी क्या ही आ रहा है? 5 आ रहा है। दो बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसके बाद कुछ साइक्लिसिटी होती है। देखो ये साइक्लिसिटी, देखो देखो 0 1 5 और 6, तो ये कुछ ऐसे अंक होते हैं। टोटल अंक आपको पता है 10 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 0 1 5 और 6, इन अंकों पर आप कितनी भी पावर रखो, कितनी भी पावर रखो, इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। ठीक है, किस किस की बात मैं कर रहा हूं? 0 1 5 और 6, इन पे कुछ भी अंक रख दो, उनका इकाई अंक बदलता ही नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। क्यों? क्योंकि इनकी साइक्लिसिटी साइक्लिसिटी क्या होती है? 1 होती है। साइक्लिसिटी अब क्या होती है? तो साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि वो अंक कितनी घातों के बाद फिर से आएगा। तो देखो, आपको मैं यहां पे समझाऊं, समझाने के लिए, जैसे मान लो 5 है, 5 की घात 1 करोगे तो भी इकाई में क्या ही आएगा? 5 की घात 2 करोगे तो भी 5 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 की घात 3 भी करोगे तो कितना? 125, तो भी इकाई में कौन आ रहा है?
5 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप देख रहे हैं हर एक के बाद वही इकाई अंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ, है ना? तो जब हर घात के बाद इकाई अंक वही आ रहा है तो इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी है? 1 होती है। मतलब हर एक घात के बाद उसका इकाई अंक वही का वही लौट आता है। ठीक है, किस किस का? 0, 1, 5, 6। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात देखना, दूसरी बात में हमारे पास 4 अंक ये हो गए और एक है 4 और एक है 9। तो 4 और 9 का क्या नियम होता है? तो 4 और 9 जो होते हैं इनकी साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2 होती है। मतलब 4 और 9 जो होते हैं इनकी 2 घातों के बाद इकाई अंक लौट आता है। देखो कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे 4 की घात 1 लिखो, क्या आएगा? 4 की घात 2 लिखो, 16। 4 की घात 3 लिखो, 64। तो देखो 4 आ गया कि नहीं आ गया? देखो लौट गया कि नहीं लौट गया इकाई अंक? देखो कितनी घातों के बाद? जो 1 पे आया वो किस पे आया होगा? 3 पे। तो कितनी घातों के बाद लौटा है? 2 के बाद। अब आप आगे भी करना चाहो तो 4 की घात कितना है? 4। तो 4 की घात 4 को जब आप करोगे सॉल्व तो 256 आएगा। कितना आएगा? तो देखो 6 लौट के आ गया कि नहीं आ गया? बताओ, है ना? तो 4 और 9 कितनी साइक्लिसिटी कितनी घातों के बाद लौटता है? 2। कितने के बाद? अरे बोलो, 2 के बाद। तो ध्यान रखना इस 4 और 9 के लिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर 4 और 9 दोनों ही नंबर की बात करता हूं, अगर इन पे कभी घात में सम आए, क्या है? सम, कोई भी घात सम हो तो हम सम ना मान के वहां कितनी घात रख देंगे? 2। कितनी रखेंगे? 2। और अगर 4 और 9 पर विषम घात आए, कौन सी घात आए? विषम आ जाए। अच्छा, अगर विषम आ जाए तो इसकी जगह हम कितना रख देंगे? 1 रख देंगे और अपना आंसर आ जाता है। अरे बोलो, अभी सवाल करेंगे, टेंशन ना लो। हमने क्या सिखाया? 4 पे घात अगर क्या है? 4 और 9 दोनों पे, तो हमेशा आप सम उसकी जगह क्या रख देंगे? 2। सम 2 ही तो होता है ना। और विषम आए तो कितना रखना है? 1। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे 4 की घात ये आ गया कि नहीं आ गया? 4 की घात 2170 है। मैंने कहा इकाई अंक बताओ, क्या बताओ? इकाई अंक। तो आप बताओ ये घात सम है या विषम है? सम है ना, लास्ट अंक 2 से कट रहा है तो सम होगी, 0 2 से कट जाएगा। तो अब सम है तो 4 की घात कितनी कर दोगे? 2। और 4 की घात 2 को क्या बोलते हैं? 16। तो 16 में इकाई अंक कौन होता है? 6। तो सवाल का आंसर कितना बताओगे? 6 बताओगे। अरे कितना बताओगे? 6। अगर मान लो कि 9 की घात 1 1 3 7 3 आ गया, मैंने कहा इकाई अंक बताओ, तो 9 है, तो बताओ ये सम है या विषम है? विषम। तो इसको काट कर आप कितना रखोगे? 1। तो 9 की घात कितनी है? 1। तो इस सवाल का इकाई अंक कितना है? 9 है। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। अभी सवाल भी करेंगे, अभी टेंशन ना लो, थ्योरी समझना। अरे बोलो, तो किन किन का 1 होता है? 0, 1, 5 और 6। और 4 और 9 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 2। तो हमने कहा 2 के लिए क्या बोला? 4 और 9 में अगर सम घात दिखेगी तो आपको कितना लिखना है? 2। और विषम दिखेगी तो, लेकिन ये केवल कितने अंकों पे वैलिड है? 4 के लिए और 9 के लिए। किस किस के लिए? 4 के लिए और 9 के लिए। ठीक है, उसके बाद कौन कौन से अंक छूट गए हमारे? कौन कौन से छूट गए? 1 2 छूट गया, बोलो। 3 छूट गया, 7 छूट गया और 8। ये अभी अंक और छूटेंगे नहीं छूटे? बताओ, हाँ है ना? 0 1 5 6, 4 ये हो गए, 4 9 ये हो गए, तो कितने हो गए? 6। तो अभी कितने अंक और बचे हैं? 2 3 5 और 7। 2 3 7 और 8, यही तो है ना? तो अब इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? तो इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। तो इन अंकों की साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि इसके पुनरावृत्ति 4 के पावर के बाद होगी वो अंक पे। इसकी पुनरावृत्ति कितने के बाद होती है? 1 पर। इसकी पुनरावृत्ति 2 पर। और उसकी पुनरावृत्ति 4 घात के बाद होती है। समझ में आ गई ना साइक्लिसिटी? ठीक है, अब इसकी 4 होती है, तो अब इसका निकालने का तरीका क्या होता है? देखो ये जो तरीका है ना, ये तरीका सभी के लिए वैलिड होगा। जो इसका है सभी के लिए होगा। क्यों? एक बात बताओ, इसकी पुनरावृत्ति 4 के बाद होगी तो ये भी 2 वाला भी 4 में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 2 बार। और 1 वाला भी 4 में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो ये तरीका इस पे भी लगता है और इस पे भी लगता है, लेकिन ये 2 तरीका केवल अपने इंडिविजुअल लगते हैं, जो इस पे काम नहीं करेगा, लेकिन ये वाला दोनों पे काम करेगा। तो कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले स्टेप आप करेंगे फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या करते हैं? जब भी इनको करना हो, किस किस को? 2 को, 3 को, 7 को और
8 को स्पेशल। और हमने कहा ये वाला जो तरीका बता रहा हूं वो इसके लिए भी वैलिड होगा और उसके लिए भी वैलिड होगा। तो सबसे पहले स्टेप क्या करते हैं कि जो पावर होगी, पी का मतलब समझ जाओगे ना, पावर का मतलब समझते हैं ना, घात। तो सबसे पहले आप घात में किसका भाग लगाओगे, 4 का। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि 1 2 और इसकी 4, तो 1 2 4 की एलसीएम क्या होगा, 4 ही होगा कि नहीं होगा, क्या होगा 4। तो सबसे पहले घात में किसका भाग लगाते हैं, 4 का। और फिर स्टेप 2 में क्या करते हैं, जो शेषफल आएगा उसे यूनिट डिजिट पे लगाएंगे। यूनिट डिजिट समझते हैं ना, इकाई अंक पर जो भी 4 का भाग देके शेष आएगा उसे लगा देंगे, हाँ या ना, अरे बोलो, जो भी शेष आएगा उसे किस पे लगा देंगे, इकाई अंक पे लगा देंगे। लेकिन यदि रिमाइंडर क्या आ गया, 0, आर का मतलब समझ जाओगे ना, रिमाइंडर या शेषफल एक ही बात है, जगह कम थी इसलिए आर लिख दिया मैंने। यदि शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो फिर 0 नहीं लगाएंगे, 0 की जगह कितनी घात लगाते हैं, 4 घात लगाते हैं। कितनी लगाते हैं, 4। 0 नहीं लगाएंगे, क्या नहीं लगाएंगे, 0 नहीं लगाएंगे, 0 की जगह कितनी घात लगाएंगे, 4 लगाएंगे, हाँ या ना, अरे बोलो, एक बार मैं पुनः बोल रहा हूं। और अभी हमने केवल थ्योरी समझाई है, अभी हम सवालों को 15 20 30 सवाल हैं उनको करके दिखाएंगे आपको। पहला तरीका क्या बोला, 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी पुनरावृत्ति कितने अंक घातों के बाद होती है, हर एक के बाद होती है, ठीक है। इन पे कोई भी घात लगाओ कभी अंक बदलता नहीं है। 4 और 9 के लिए क्या बताया, 2 है, कितने के बाद लौटता है उसका अंक, 2 के बाद, इसलिए मैंने क्या बोला, सम हो तो 2 घात लिख लेना है, विषम है तो 1। उसके बाद कौन कौन, 2 3 7 8, तो इनकी पुनरावृत्ति कितनी बार होती है, 4 के बाद होती है। तो इसलिए हमने कहा सबसे पहले घात में किसका भाग लगाएंगे, 4 का। 4 से हटा देंगे घातें, बाद बाकी घातें आपकी फ्रेश आ जाएंगी, तो किसका भाग लगाएंगे, 4 का। फिर जो शेषफल आएगा उसे किस पे लगाएंगे, इकाई अंक पे। किस पे लगाएंगे, इकाई, वही आंसर होगा। लेकिन अगर शेषफल मान लो 0 आ गया, क्या आ गया, तो 0 नहीं लगाना है, क्या लगाना है, 4 लगाना है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। 5 का गुणा सम संख्या के साथ होगा तो इकाई अंक में क्या आएगा, 0, और 5 का गुणा विषम के साथ होगा तो इकाई अंक में क्या आएगा, 5 आएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बताओ। और फिर अब हम स्लाइड से सवाल करेंगे चल के, तो ये बात आप कॉपी करो कहीं पे या फोटो खींचो इस चीज का, समझ जाओगे ना, ये इकाई अंक याद करना, ठीक है।
ठीक है, अब मैं आपको सवाल दिखाऊं। कर लो। क्लियर है? ओके बेटा, चलिए। तो एक बार क्या क्या सिखाया। इकाई अंक क्या है, लास्ट वाले अंकों से मतलब है, जोड़ है तो जोड़ना है, गुणा है तो गुणा करना है। किस किस की, हमारे पास टोटल कितने डिजिट होते हैं, 10, 0, 1, 5 और 6। इनकी साइक्लिसिटी या पुनरावृत्ति कितनी होती है, हर एक अंक के बाद होती है, इसलिए इन पे कितनी भी घातें लगी हों इनका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। 4 और 9 के लिए क्या बदला है, इनकी पुनरावृत्ति हर कितने अंकों के बाद होती है, 2 के बाद, इसलिए सम आएगा तो 2 लिखना है, विषम आएगा तो 1 लिखना है। 2, 3, 7, 8 में पुनरावृत्ति या साइक्लिसिटी कितने अंकों के बाद होती है, 4, इसलिए हम सबसे पहले पावर में किसका भाग दे देंगे, 4 का। फिर शेषफल आएगा उसे हम किस पे लगा देंगे, इकाई अंक पे लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर शेषफल में 0 आ जाए तो उस केस में हम 0 नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 4, अगर 0 आएगा तो, ठीक है, इतनी बात। 5 का गुणा सम में करेंगे तो इकाई अंक 0, 5 का गुणा विषम में करेंगे तो इकाई अंक 5 रहती है, ठीक है। तो अब इसके सवाल हम आपको करके दिखाते हैं कैसे कैसे आए हुए हैं, ठीक है। एक सवाल हमारा पहला ही था, देखो, है ना, ये देखो, ठीक है। क्या है, पहला नंबर सवाल है ये है, ठीक है। तो इस पहले नंबर सवाल में अगर हम देखें इकाई अंक क्या होगा, ये तो पूछा है कि नहीं पूछा। नंबर सिस्टम की सीट है ना आपके पास, दी है ना आपको, दे रखी थी पहले, नहीं दी तो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो, दे रखी है शायद आपको, फिर भी देख लेता हूँ। ये देखो, ये आपके पास है, इसका क्या पूछा है, इकाई पूछा है। तो भाई एक बात बताओ, इकाई है तो सबसे पहले किसका है, 8 माइनस 9 माइनस 4 प्लस 1, सही है। तो अब मेरे बात बताओ, तो ये 8 रहा और ये 1 रहा, दो प्लस के हैं तो 8 और 1 9, माइनस दोनों है तो ये कितना, 13, सही है कि नहीं है। अब आप देखोगे जब 13 आ गया तो 13 में 9 जाएगा तो उत्तर तो माइनस में क्या आ रहा है, 4, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब भी कभी माइनस आ जाए तो उसमें क्या ऐड कर देना है अपने को, 10, क्या कर देना है, 10। तो 10 में -4 जाएगा तो इस सवाल का आंसर प्लस में कितना, 6, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 6। अगर कभी माइनस में आ जाए तो उसमें हम कितना ऐड करेंगे, 10 करेंगे। क्यों, ढाई हासिल लोगे कि नहीं लोगे बताओ, है ना। तो हासिल कितने की होती है, 10 के। अगर वो प्लस में ही 4 आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन किस में आया, तो इसमें कितना ऐड करना है, 10। तो 10 में 4 गया तो इस सवाल का आंसर कितना है, 6। नहीं तो 4 मत लगा देना कि 4 आ रहा है, लेकिन वो किसका आ रहा है, माइनस का, क्योंकि अंक में कभी साइन माइनस नहीं होता है, ठीक है। तो अगर माइनस आ जाए तो उसमें कितना ऐड कर देना है, +10 कर देना है। क्या समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, ठीक है। तो ये आपका था, सीट आपको मिल जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। इतना क्लियर है।
हो गया। ये लीजिए, इसका इकाई अंक ज्ञात करो। तो देखो, आप देखो इसके पीछे कौन है, 7, इसके पीछे 4, इसके पीछे 3, इसके पीछे 6 और इसके पीछे 2। यही तो है ना, बस इनको गुणा कर दो बस। 7 गुणा 4 28, 28 के पीछे कौन आएगा, 8, 8 3 24 के पीछे 4 6 24 के पीछे 4, 4 दूनी, तो इस सवाल का आंसर कितना है, 8 हो गया इकाई अंक बस। इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्यों आया, समझ में आया कि नहीं आया? 7 4 28 का इकाई अंक, 8 3 24 का इकाई अंक, 4 6 24 का, 4 दूनी 8 हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखते चलना फटाफट, इतना समझाया इसीलिए था आपको, है ना। ये देखो, अब देखो इसको जैसे ही आप गुणा कर लो, चाहे तो पूरा गुणा कर लो, है ना। और नहीं तो अगर आप देखो मेरे भाई, इसमें 1 का इकाई अंक देखो 5 है कि नहीं है, देखो चेक करो, 1 इकाई 5 है कि नहीं है। और 5 का मैंने केस बताया था नहीं बताया था, अगर सम के साथ होगा तो 0 और विषम में होगा तो 5 5 आएगा। तो बताओ 5 का गुणा विषम 7 है, 7 है, 7 है, 9 है, 1 है, 9 है, 1 है, 3 है, सबकी सब विषम है कि नहीं, बताओ। अरे बताओ, सभी की सभी क्या है, विषम है। और जब 5 का गुणा विषम में ही करोगे तो इकाई में भी 5 ही आएगा कि नहीं आएगा। 5 का गुणा आप विषम संख्याओं के साथ ही करोगे, जब सम आई नहीं है तो यूनिट डिजिट में हमने क्या सिखाया था, कितना ही आएगा, 5। तो सवाल का आंसर कितना है, 5 हो गया कि नहीं हो गया। अगर नहीं कर पाओ तो गुणा करके देख लो भाई, 7 7 49 का, 9 9 7 63 63 का, 3 9 27 का, 7 7 पंजे 35 का, 5 5 एकम 5 निम 45 45 का, 5 5 एकम 5 5 3 15 15 का, 5 ही आया कि नहीं आया। अरे बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। सीट में आपको दे दूंगा, इस सवाल को आप करके दिखाओ एक बार, अच्छा सवाल है ये, आप पहले कोशिश करो तब मैं कराऊंगा। करो ये, नहीं है, 2 सही है क्या, तो आ जाओ। अब देखो अपने को ये आपका 3 है और ये 6 है, 6 3 18 की 8 गुणा n। अरे हाँ या ना, इसी में करना है ना। और इधर जब गुणा करना है ना तो यूनिट डिजिट में अपने को कितना दिख रहा है, n+, तो यही तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सही है कि नहीं है। अरे बोलो, तो 8 में ऐसा कौन सा नंबर इसमें से लूं कि इसका गुणा करके अपने को इकाई अंक उससे कितनी ज्यादा मिले, 2। तो आप इतना मत सोचो, आप ये सोचो ये पार्ट्स LHS है, कौन सा है, और ये पार्ट्स RHS है। तो जो LHS होगी वही RHS होगी। तो n की वैल्यू आप पुट करके चेक कर लो, n 2 है तो 2 यहां डाल दो। तो देखो 8 गुणा 2, तो 8 दूनी 16, 16 का कितना 6, और 6 इधर आ रहा है और यहां n की जगह 2 डालोगे तो 2 और 2 4। तो क्या ये दोनों पार्ट्स बराबर हुए क्या, एक बार चेक करो। इधर 6 है उधर 4 है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, ये तो नहीं है। अब 6 डालो, तो 8 गुणा 6, 8 6 48, 48 की इकाई क्या होती है, 8। और इधर भी n की जगह कितना डालो, 6, 6 और 2 8। तो मुझे बताओ दोनों साइड अब अपने को बराबर बराबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो हाँ है ना। तो ये वैल्यू n की कितनी होगी यहाँ पर,
6 होगी, तभी तो LHS और बराबर क्या होगा, RHS होगा। सही है। तो ये सवाल है 2017 में CGL मेंस में पूछा गया है, जबकि कुछ है नहीं इसमें ना, तो आपको इतना कठिन सवाल है, बिल्कुल नॉर्मल सवाल था। समझ में आ गया, एक बार ये बताओ। ठीक है, हाँ करो कॉपी। ठीक है बेटा, सीट आपको दे रखी है साइड नंबर सिस्टम, जिसपे नंबर सिस्टम एक ही दी है। स्टार्टिंग में जब आए थे तब नहीं दी थी आप लोगों को, नहीं दी थी। चलो मैं अभी दिलवा देता हूँ कल, ठीक है। हटा दो बेटा इतना, एक और देखते हैं। सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होगा, तो सभी अभाज्य संख्याएं, तो अभी अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताई थी नहीं बताई थी, और इनके गुणनफल का हमें क्या बताना है, इकाई अंक। तो सभी अभाज्य संख्याएं, तो पहली अभाज्य कौन होगी, 2, फिर कौन होगी 3, फिर कौन होगी 5, फिर कौन होगी 7, फिर कौन होगी 11। ऐसे ही तो मैं गुणा करूंगा कि नहीं करूंगा, बताओ, है ना। अरे बोलो, और इन सबका गुणा करो और लास्ट में बताओ इकाई में क्या आएगा। तो एक बात बताओ, आपको समझाया था, इसमें क्या दिख रहा है और क्या दिख रहा है। तो जब 5 का गुणा किसके साथ होगा, 2 से, और 2 क्या है, सम है या विषम है, सम है। तो 5 का गुणा जब सम से करेंगे तो लास्ट में क्या जाएगा, अरे बोलो, 5 का गुणा सम संख्या के साथ करेंगे तो बताओ इकाई में क्या जाएगा, 0। बताया था नहीं बताया था, बोलो। और नहीं तो करके देख लो भाई, 2 गुणा 3, 6 पंजे 30 का क्या आएगा, 0। और 0 का किसी में गुणा करोगे आगे सब 0 ही आएगा कि नहीं आएगा। तो सवाल का आंसर कितना है, 0 है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ कि नहीं है, आ गया ना, बोला। तो क्या सिखाया, या तो डायरेक्ट समझ लो 5 का गुणा जब सब संख्या के साथ होगा तो आप समझ जाओ इकाई में क्या दिखेगा, 0। मैं ये चीज को पहले बता चुका हूं आप लोगों को। और नहीं तो कर लो, 2 गुणा 3, 6, 6 पंजे 30, 30 में इकाई क्या है, 0। और 0 का आप किसी के साथ गुणा करोगे तो सब क्या हो जाएगा, 0 ही होगा कि नहीं होगा इकाई में, हाँ या ना। तो आज इतना ही कर ले, बताइए, कल यहां से आगे चलेंगे। इतना समझ में तो आ गया, एक बार ये बताओ, समझ में तो आया अच्छे से, ठीक है।